कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा सिस्टम। हमने देखा कि हम पढ़ रहे थे कि रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर डिस्टिंक्शन करना मुश्किल होता है। क्लियर कट कोई डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। समटाइम्स वही रिक्वायरमेंट जो होती है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, और समटाइम अगर एक रिक्वायरमेंट्स आपको देखने में नॉन फंक्शनल लग रही है, अगर हम उसे डिटेल अप कर देते हैं या वो चीज यूजर को एज ए फंक्शनलिटी रिक्वायर्ड होती है तो वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट बन जाती है। Whether or not a requirement is expressed as a functional or non-functional requirement may depend on the level of detail to be included. Level of detail, आपने कितना डिटेल अप किया, the degree of trust which exists between the system customer and a system developer. अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखते हैं। The system shall ensure that the data is protected from unauthorized access. अब अनअथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्टेड होना चाहिए डाटा, सिस्टम को इंश्योर करना है। तो देखने में ये चीज क्या लग रही है, ये कोई फंक्शनैलिटी नहीं है कि सिस्टम ने कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है या कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि ये एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। The system shall ensure that the data is protected from the unauthorized access, हम इसको नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कर देते हैं। Conventionally, this would be considered as a non-functional requirement because it does not specify specific system functionality which must be provided. However, it could have been specified in slightly more detailed. अच्छा देखें, जस्ट सिस्टम शेल इंश्योर दैट द डाटा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो यहाँ पे हम इसे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कह रहे हैं क्योंकि ये एज सच कोई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा। लेकिन जब हम इसी चीज को जब हम डिटेल में लिखते हैं, आप देखें यहाँ पे हम इसी चीज को एक्सप्लेन करके बताते हैं। द सिस्टम शेल इंक्लूड यूजर ऑथराइजेशन प्रोसीजर, इंक्लूड करना चाहिए प्रोसीजर वेयर यूजर मस्ट आइडेंटिफाई themselves using a login name and password. Only users who are authorized in this way may access the system data. अब यहाँ पे ये चीज फंक्शनल रिक्वायरमेंट बन गई है। लॉगिन और पासवर्ड के साथ ऑथराइजेशन होनी चाहिए, और ऑथराइज्ड यूजर जिनके पास लॉगिन पासवर्ड होगा वही सिर्फ सिस्टम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे द सिस्टम shall ensure that the data is protected from unauthorized use access. यहाँ पे ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी, और इसी को जब हमने डिटेल अप किया है तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट बन गई है। जब हमने इसमें ऐड किया है कि एक ऑथराइजेशन प्रोसीजर होना चाहिए, वो प्रोसीजर किया है कि लॉगिन पासवर्ड होना चाहिए, और जब जिन जिन लोगों के पास वो लॉगिन आईडी होगा वही सिस्टम के डाटा को एक्सेस कर सकेंगे। तो ये एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट बन गई है। अब ये फंक्शनल लग रही है, यहाँ पे ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लग रही थी, तो यहाँ इसको डिटेल अप करने से फंक्शनल बन रही है। समरविल की बुक मैंने आपको रिकमेंडेशन में एक दी हुई है। वो बुक में डिफाइन करता है ऑथर, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज रिस्ट्रिक्शन ऑन द कंस्ट्रेंट प्लेस्ड ऑन द सिस्टम सर्विस। सिस्टम सर्विसेज पे जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन, जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं सिस्टम सर्विसेज पे, वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। IEEE स्टैंडर्ड जो है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को 13 डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स में कैटेगराइज करता है। जो IEEE का स्टैंडर्ड है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को 13 डिफरेंट, एक लिस्ट बनाता है जिसमें नॉन फंक्शनल 13 डिफरेंट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बताता है कि इसकी 13 डिफरेंट रिक्वायरमेंट नॉन NFR एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी 13 है? परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स, रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, रिसोर्स यूटिलाइजेशन कितनी होगी, वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंटेशन अगर रिक्वायर्ड है तो वो भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आती है, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, पोर्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट, पोर्टेबिलिटी आपका सिस्टम कितना पोर्टेबल है, डिफरेंट सिस्टम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके क्या वो यूटिलाइज हो सकता है, पोर्टेबिलिटी उसकी क्या है, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, रिलायबल
सिस्टम है या नहीं है, क्रैश कितनी दफा किया करता है, मेंटेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट, सेफ्टी रिक्वायरमेंट। तो ये 13 डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स में लिस्ट बनाता है। IEEE का स्टैंडर्ड जो है वो एक लिस्ट देता है 13 नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की। परफॉर्मेंस, इंटरफेस, ऑपरेशनल, रिसोर्स, वेरिफिकेशन, एक्सेप्टेंस, डॉक्यूमेंटेशन, सिक्योरिटी, पोर्टेबिलिटी, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, सेफ्टी। बोहम एक काफी फेमस नाम है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। बोहम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को वो किस तरह से क्लासिफाई करता है। वो कहता है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो क्वालिटीज होती हैं सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम को एक्सिबिट करनी चाहिए, सिस्टम को की क्वालिटी जो कि सिस्टम को शो करनी चाहिए। हम जर्नल क्लासिफिकेशन करते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की। कैसे? बोहम कहता है कि वो क्लासिफाई कैसे करता है कि ये क्वालिटीज होती हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर को एग्जिबिट करनी चाहिए। हम एक जनरल क्लासिफिकेशन करते हैं रिक्वायरमेंट, मोर जनरल क्लासिफिकेशन। जैसे हमने पहले बात की कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं सिस्टम की डेवलपमेंट पे, सिस्टम प्रोडक्ट इटसेल्फ जो सिस्टम डेवलप हो रहा है उस पे, और जो एक्सटर्नल होती हैं। तो हम इसी बेस पे कैसे क्लासिफाई कर लेंगे बिटवीन प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स। जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं उसको आप क्लासिफाई कर लेते हो, कुछ प्रोडक्ट की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं, कुछ प्रोसेस की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं, और कुछ एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्लियर यहाँ तक? अब अगर इस कैटेगरी को हम देखें, अगर हम इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, यहाँ पे देखें हम जर्नल एक बनाएंगे जैसे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब आगे इसकी 3 कैटेगरी बनेगी। एक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्रोसेस की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं, एक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब जो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्रोसेस में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे आप कोई प्रोसेस फॉलो करोगे, जैसे आप एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग फॉलो कर रहे हो, तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कहती है हर 15 दिन के बाद एक इटरेशन देनी है। स्क्रम फॉलो कर रहे हो, वो कहता है कि हर 30 दिन के बाद आपने एक वर्किंग वर्जन सॉफ्टवेयर का देना है यूजर को। तो प्रोसेस की कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स, आपने डिलीवरी किस तरह से करनी है, किस तरह से डिलीवर करना है। इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट, आप आपका प्रोसेस, जैसे अगर आपने वाटरफॉल का कहा हुआ है तो वाटरफॉल कहता है हम पीछे नहीं आ सकते, तो उसमें आप नहीं जा सकते पीछे, रिक्वायरमेंट मूव नहीं कर सकते। अगर आप डिजाइन स्टेज पे आगे हो तो आप रिक्वायरमेंट दोबारा से नहीं कर रहे, जब तक रिक्वायरमेंट हमारी फाइनलाइज नहीं होती थी हम डिजाइन में नहीं मूव कर सकते। यहाँ अगर आप स्पाइरल कह रहे हो तो स्पाइरल हर फेज के अंदर रिस्क असेसमेंट कर रहा है। अगर रिस्क असेसमेंट नहीं की जाती तो वो आगे नहीं मूव करता। अब यहाँ पे जो आपने प्रोसेस सिलेक्ट कर लिया, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे जो आपने फॉलो करने होंगे एज इट इज। ये प्रोसेस के रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं। कुछ होती हैं प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट या स्पेसिफिक सिस्टम जो आप बिल्ड कर रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट होंगी। उसके अंदर कौन कौन सी आ जाएंगी? प्रोसेस में क्या क्या थी? डिलीवरी रिक्वायरमेंट, इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड स्टैंडर्ड। कुछ आपने जो स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा? यूजिबिलिटी, यूजेबल सिस्टम क्या है। अब यूजिबिलिटी जैसे देखें आप सिस्टम जैसे आप जाते हैं रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के लिए, तो आप उनके पास यूजिबिलिटी किस तरह से फाइंड आउट कर लोगे? आप कुछ प्लेसेस पे उन्हें कोई विजुअल बना के दिखाते हो, इंटरफेस पे इस तरह का शो होगा, अगर वो गेट कर देते हैं उसको तो आप अपने पेज के ऊपर ड्रा कर लेते हो कि इसकी चीज का इंटरफेस हम इस तरह बनाएंगे तो ये उनके लिए ज्यादा यूजेबल होगा। यूजिबिलिटी रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट की, रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट, क्रैश नहीं होना चाहिए, सेफ्टी रिक्वायरमेंट, एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट। एफिशिएंसी के अंदर दो चीजें आती हैं, परफॉर्मेंस और कैपेसिटी। परफॉर्मेंस कि आपका कितना जल्दी से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है सिस्टम, और कैपेसिटी उस सेंस में आएगा कि यूटिलाइजेशन, मेमोरी की यूटिलाइजेशन कितनी कर रहा है। एफिशिएंसी इन दोनों से मिलकर बनती है। तो ये प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट में। देन एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट के अंदर कौन सी आएंगी? लीगल कंस्ट्रेंट। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई लॉज है, कोई गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं कि आपने सॉफ्टवेयर बनाया और सॉफ्टवेयर की हर ट्रांसैक्शन पे हम 1% जो है वो चार्ज किया जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाएगा 1% हर ट्रांसैक्शन पे। तो लीगल कंस्ट्रेंट, कुछ इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं
और कुछ इंटरऑपरेटेबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है। इंटरऑपरेटेबिलिटी का क्या मतलब है, यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी है कि अगर आपका सिस्टम है वो कुछ लेगेसी सिस्टम्स के साथ इंटरकनेक्टेड होगा। अगर आप सीएस डिपार्टमेंट में कोई सिस्टम लेके आते हो नया, अब वो उसने एचआर के साथ भी कम्युनिकेट करना होगा, उसने एग्जाम के साथ भी कम्युनिकेट करना होगा, वो और दूसरे बहुत से लेगेसी सिस्टम जो ऑलरेडी चल रहे हों उनको हम लेगेसी सिस्टम कहते हैं, लेगेसी सिस्टम के साथ ऑपरेट करेगा। अब वो लेगेसी सिस्टम के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, तो वहां से भी कुछ रिक्वायरमेंट्स आपके पास आ जाती हैं, वो आपकी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स में आती हैं। लीगल कंस्ट्रेंट, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट और इंटरऑपरेटेबिलिटी कंस्ट्रेंट जो कि आपके पुराने लेगेसी सिस्टम से आएंगे वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो ओवरऑल क्या हुआ, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तीन कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर लिया, क्लासिफाई कर लिया। प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्रोडक्ट की होती हैं और एक्सटर्नल होती हैं। प्रोसेस की क्या होती हैं कि डिलीवरी पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इम्प्लीमेंटेशन पे रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, और कुछ स्टैंडर्ड जो आपने फॉलो करने हैं, कंपनी के स्टैंडर्ड हो सकते हैं या IEEE के स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकते हैं। सेकंड एक्सटर्नल कांस्टेंट, एक्सटर्नल कांस्टेंट में आप लोगों को समझ आ गई कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हो सकते हैं, कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो हमें मीट करने हैं, इतने पैसों में इतने उसमें करना है हमें हर हाल में। और दूसरा थर्ड क्या है, इंटरऑपरेटेबिलिटी, कि आपके सिस्टम ने पुराने सिस्टम के साथ इंटरऑपरेट मिल के चलना है, तो वो मिल के चलने में कंपैटिबल उनके साथ होगा कि नहीं, उस वहां से कुछ कंस्ट्रेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, वो आपने फॉलो करनी है। अब थर्ड हमारे पास प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, जो स्पेसिफिक जो सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं वो यूजेबिलिटी, उसमें रिलायबिलिटी, सेफ्टी और एफिशिएंसी, ये चार है। एफिशिएंसी को आगे हम परफॉर्मेंस और कैपेसिटी में ले रहे हैं कि सिस्टम जो है वो परफॉर्मेंस रिस्पॉन्ड जो उसका है, और कैपेसिटी के वो कितना स्पेस ले रहा है। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, हाँ जी, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया यहाँ तक। अब हम देखते हैं डिटेल में प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। स्पेसिफाई द डिजायर करेक्टरिस्टिक दैट द सिस्टम और सब सिस्टम मस्ट पोजेस। अब जो आप बना रहे हो सिस्टम, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट स्पेसिफिक में हमने अपने सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो फॉलो कर रहे हैं उसको भी छोड़ दिया है। जैसे इम्प्लीमेंटेशन को कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं, हो गया कि हमने जावा में इम्प्लीमेंट करना है या ऊप में इम्प्लीमेंट करना है, या फिर कुछ हो गया कि सिस्टम आपसे वेब बेस्ड मांग रहे हैं या डेस्कटॉप मांग रहे हैं, वो सारी चीजें। तो हम वो सारी चीजों को आपने सेपरेट कर दिया, हमने उन सारी चीजों को भी सेपरेट कर दिया कि दूसरे सिस्टम के साथ इंटरऑपरेटेबल होना चाहिए, कुछ गवर्नमेंट के हैं, कुछ इकोनॉमिक मसले हैं, वो भी सेपरेट हो गए एक्सटर्नल में। अब हम स्पेसिफिक जो हमारा सिस्टम बिल्ड हो रहा है सिर्फ उसको देख रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। उसके अंदर उसमें जो सिस्टम है और सब सिस्टम जो बना रहे हैं उनमें कौन सी करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। मोस्ट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर कंसर्न्ड विद द स्पेसिफाइंग कंस्ट्रेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ एग्जीक्यूटिंग। ये क्या होती हैं, कंस्ट्रेंट्स ऑन द बिहेवियर ऑफ एग्जीक्यूटिंग सिस्टम। जो सिस्टम एग्जीक्यूट हो रहा है, जो फंक्शनैलिटी आपकी एग्जीक्यूट हो रही होंगी, उनके बिहेवियर जो होता है उस पे कंस्ट्रेंट होते हैं। जैसे एक रिपोर्ट जनरेट हो रही है, अब वो रिपोर्ट फंक्शनैलिटी क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए। फंक्शनैलिटी तो इम्प्लीमेंट हो गई, अब उसके ऊपर उसके बिहेवियर पे, बिहेवियर था फंक्शनैलिटी, रिपोर्ट जनरेट हो, तो रिपोर्ट तो जनरेट हो रही है। अब उसके बिहेवियर पे एक कांस्टेंट है कि रिपोर्ट 5 सेकंड के अंदर जनरेट होनी चाहिए। अब ये जो कांस्टेंट था ना 5 सेकंड वाला, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। specifying product, अब some product requirements can be formulated precisely and thus easily quantifiable। हमने कहा कि अच्छी रिक्वायरमेंट जो होती है वो क्वांटी वेरीफाइबल होनी चाहिए। वेरीफाइबल का क्या मतलब है कि टेस्टेबल होनी चाहिए। टेस्टेबल का क्या मतलब है कि हम उसे टेस्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल, क्वालिटी सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, तो अच्छी को तो हम टेस्ट नहीं कर सकते, गुड परफॉर्मेंस को तो नहीं टेस्ट कर सकते। मैं अगर कहती हूँ कि रिपोर्ट जनरेट 5 सेकंड के अंदर होनी चाहिए, तो इसको मैं टेस्ट कर सकती हूँ कि क्या 5 सेकंड के अंदर होती है या नहीं होती। मतलब जब हम क्वांटिफाई कर लेते हैं तो देन वो वेरीफाई हो सकती है। अब कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोडक्ट जिनको क्वांटिफाई इजीली किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को इजीली क्वांटिफाई किया जा सकता है, जैसे मैंने कह दिया 5 सेकंड के अंदर रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए। या कैपेसिटी, कैपेसिटी को भी इजीली क्वांटिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि
आपका सिस्टम में कितनी स्पेस लेनी चाहिए, आपका सिस्टम के 5 6 आप कितने 50 केबी ले सकते हो, इससे ज्यादा स्पेस आपके सिस्टम को नहीं लेनी चाहिए, तो वो इसको भी क्वांटिफाई किया जा सकता है। कुछ प्रोडक्ट की ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल यूजिबिलिटी। यूजिबिलिटी को क्वांटिफाई करना मुश्किल होता है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब आप क्लाइंट के पास जाते हो, आप क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो, आप उससे रिक्वायरमेंट ले रहे हो, क्लाइंट के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो आप कुछ उससे कहते हो कि ये सिस्टम इस तरह का शो होगा, कुछ पेज पे स्केचेस बना के उसे दे देते हो, तो देन आपको लगता है कि वो इससे जल्द इजीली गेट कर रहा है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर देते हो, उसको वहीं पे ड्रा कर दोगे, तो यूजिबिलिटी को इस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सिस्टम सर्विस एक्स, कोई एक सिस्टम की सर्विस है एक्स, शेल हैव अवेलेबिलिटी ऑफ 999 पर 1000 और 99%। दिस इज द रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट विच मींस दैट द आउट ऑफ एवरी 1000, अब यहाँ तक रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही थी। ये रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट है कि सिस्टम, मतलब एक दफा आपने वेबसाइट ओपन की, 2 दफा की, 3 दफा की, आपने 1000 टाइम ओपन किया है, तो उसमें से 999 टाइम्स जो है वो सही चलनी चाहिए, एक टाइम क्रैश हो सकती है, फॉर एग्जांपल वो आपको शो नहीं हो सकती, तो रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट है ये कि सिस्टम कितना रिलायबल होगा, 99% रिलायबल होना चाहिए सिस्टम को। System Y shall possess a minimum of 8 transaction per second. This is the performance requirement. 8 transaction per second, ये आपकी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है। एक सेकंड के अंदर आपको इतनी रिक्वायरमेंट। द एग्जीक्यूटेबल कोड ऑफ द सिस्टम Z shall be limited to the 512 KB। अब ये कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है। The request for the user pin shall be issued within 5 सेकंड। 5 सेकंड के अंदर हमें पिन इशू हो जानी चाहिए। अगेन ये परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है। We can do some brainstorming when specifying the section special requirement in use case development। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये रिक्वायरमेंट्स आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली कैसे, जब आप थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ले। जब आप, हमने यूज केस डायग्राम पढ़ी थी, तो यूज केस डायग्राम की जब डिस्क्रिप्शन की थी, उसके अंदर हमने एक सेक्शन दिया था स्पेशल रिक्वायरमेंट के नाम से देखा था, जिसको हमने वहां पे खाली छोड़ा था। स्पेशल रिक्वायरमेंट्स का जो सेक्शन होता है, उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट्स लिखी जाती हैं कि रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, सिस्टम को इतना रिलायबल होना चाहिए, सिस्टम को 8 ट्रांजैक्शन पर सेकंड इंप्लीमेंट करनी चाहिए, सिस्टम कितनी स्पेस ले सकता है, या उसके अलावा अगर हम कहते हैं कि जो पिन है उसको रिजल्ट परफॉर्मेंस की, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हम उसे। source code requirements, there are product requirements which relates to the source code of the system. The system shall be developed for PC and Macintosh platform. This is the portability requirement. पोर्टेबल, कौन कौन से सिस्टम पे ऑपरेट हो सकता हो। सिस्टम मस्ट एनक्रिप्ट ऑल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूजिंग RSA एल्गोरिदम। तो यहाँ पे भी आप एक्सप्लिसिटली उस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हो कि सोर्स कोड पे आपने बता दिया कि ये चीज होनी चाहिए। कन्फ्लिक्ट्स इन द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, अब जो आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके अंदर भी कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं समटाइम्स। फॉर एग्जांपल, a requirements for a certain level of performance may be contradicted by the reliability and the security requirement, which use processor capacity to carry out dynamic system checking, a requirement on the space utilization। For example, आप यहाँ पे एक जगह पे एक जगह पे आपने कहा हुआ है कि सिस्टम में रिक्वायरमेंट जो होती हैं, आपका सिस्टम फॉर एग्जांपल आपने एक कोई कम्प्लेक्स सा एल्गोरिदम है उसको इम्प्लीमेंट करना है, और आपने कहा है कि आपका सिस्टम को उसी के थ्रू इम्प्लीमेंट होना चाहिए। दूसरी जगह पे आपने कहा है सिस्टम को कम स्पेस लेनी चाहिए। अब यहाँ पे जब वो कम्प्लेक्स सा एल्गोरिदम जो आपने इम्प्लीमेंट करने के लिए एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है, तो यहाँ पे आप वो स्पेस यूटिलाइजेशन की भी आपने लगाई हुई है, तो वो एट ए टाइम दोनों चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं हो किया जा सकता, तो वो कन्फ्लिक्ट आ जाता है। देन हमने उन कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके एक ट्रेड ऑफ करना होता है, और
अल्टीमेटली आपने जो जो चीज आपके बिजनेस गोल के लिहाज से ज्यादा सूटेबल है, आपने वो चीज अडॉप्ट करनी है। Process requirement. Process requirements are the कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपने डेवलपमेंट प्रोसेस चूज किया है। फॉर एग्जांपल आपने वाटरफॉल मॉडल यूज किया है, आपने चाइल्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के थ्रू डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो जो प्रोसेस उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, रिक्वायरमेंट एंड स्टैंडर्ड्स पे, मेथड्स पे, आपने केस टूल यूज करने हैं, रिपोर्ट्स किस तरह से जनरेट होनी चाहिए, कौन से इसमें डिफरेंट एग्जांपल इसी की भी आगे दी हुई है। आईएसओ स्टैंडर्ड यूज किया हुआ है, आपने केस टूल यूज करके मैनेजमेंट की रिपोर्ट किस तरह से, डिजास्टर रिकवरी जो है, प्लान ऑफ द सिस्टम मस्ट बी स्पेसिफाइड, डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से किसी स्पेसिफिक प्रोसेस की वो रिक्वायरमेंट्स है। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स जो कि आपके ना तो आपके जो आप डेवलप कर रहे हैं उसकी है, ना ही जो डेवलपमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसकी है, बल्कि इसमें वो रिक्वायरमेंट्स कहाँ से आती हैं जो सिस्टम के बाहर से आ रही हैं। फॉर एग्जांपल डोमेन की रिक्वायरमेंट्स इसमें आ सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट, फॉर एग्जांपल आपकी जो मैंने कहा कि डिफरेंट सिस्टम आप जो बिल्ड कर रहे हैं उसने डिफरेंट दूसरे सिस्टम के साथ मिलके काम करना है, तो उन लेगेसी सिस्टम से कुछ रिक्वायरमेंट आ सकती हैं। अगर आप हेल्थ का कोई सिस्टम बना सकते हैं तो उनके सिस्टम की स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, या आप कोई फिजिक्स का सिस्टम बना रहे हैं तो वो वालेकुम सलाम, वो फिजिक्स का जो आप सिस्टम बना रहे हैं उसके कुछ लाज होंगे, वो लाज अगर आपने इम्प्लीमेंट करने हैं तो आपके वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो हमारी एक्सटर्नल होती हैं सिस्टम के, हम उन्हें चेंज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट की मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मेडिकल का कोई सिस्टम आप बना रहे हैं, वो कहते हैं कि डाटा प्रोटेक्ट होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए प्रोटेक्शन, आप अ, आप officer must certify that all the data maintained according to the data protection put into operation। ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बना रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं डिसलरेशन ऑफ द ट्रेन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इन दोनों को कंट्रोल और ग्रेडियंट को ऐड करके, और फिर कंट्रोल और ग्रेडियंट क्या है, इनके डिफरेंट आगे फार्मूलाज दिए हुए हैं, तो इनके फार्मूलाज डोमेन से आएंगे, ये आप नहीं कर सकते इसमें कुछ चेंजेस, तो आप पर्टिकुलर डोमेन से जैसे रिक्वायरमेंट्स आएंगी एज इट इज आप उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब ये ग्राफ इसी उसी को यहाँ पे ये देखें, डीजे ट्रेन आ रही है, वो जब स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, जब ब्रेक एप्लीकेबल होती है तो उसकी ये वो स्पीड है जब ब्रेक एप्लीकेबल होती है, और ये वो रेन नहीं है, यहाँ पे ट्रेन है, स्पीड ऑफ ट्रेन चेंज ऑन ग्रेडियंट जब चेंज होता है तो तब उसकी स्पीड क्या होती है, तो ये डिफरेंट फार्मूलाज पे वो दी हुई है। तो इस तरह से आप जो डोमेन, यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो डोमेन से, सिस्टम के बाहर से आती हैं, और डोमेन रिक्वायरमेंट्स कैसे, फॉर एग्जांपल आपने अपने सिस्टम के बाहर से आपको क्या करना है, आप किसी और डोमेन का सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, आप कोई मेडिकल का सिस्टम बना रहे हैं, या आप कोई सिस्टम बना रहे हैं जो कि रेलवे का सिस्टम बना रहे हैं, तो उसमें आपने पर्टिकुलर उस डोमेन से जो रिक्वायरमेंट आती हैं वो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। First of the requirement described comes from the need of the system to confirm data protection legislation. The second comes from the application domain. पहले डोमेन, फिर एप्लीकेशन डोमेन से आई हैं। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स रेयरली हैव द फॉर्म द सिस्टम शेल or the system shall not, rather they are descriptions of the system environment which must be taken into account। अच्छा, क्या क्या कह रहा है कि सिस्टम डाटा प्रोटेक्शन होना चाहिए, और एप्लीकेशन डोमेन से आती हैं। सिस्टम जो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट होती हैं उन्हें शेल या शेल नॉट की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, हमेशा मस्ट की फॉर्म में लिखा जाता है, वो हर सूरत में हमें इम्प्लीमेंट करनी होती है एज इट इज। आज के लेक्चर में हमने अभी तक क्या देखा, रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई किया कैसे किया जा सकता है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का प्रोसेस हम देख रहे हैं, रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई किया कैसे किया जा सकता है, एक रिक्वायरमेंट को लिखने का अच्छा तरीका कौन सा है, अगर एक रिक्वायरमेंट लिखी है उसमें एम्बिग्यूटी है और हम उसको अनएम्बिगुअस कैसे बना सकते हैं,
क्वांटिफाइबल नहीं है, टेस्टेबल नहीं है रिक्वायरमेंट, तो हम उसे टेस्टेबल कैसे बना सकते हैं। देन हमने देखा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, इन दोनों के दरमियान डिस्टिंक्शन कैसे किया जा सकता है। अब्स्ट्रैक्शन अगर उसे डिटेल अप किया जा सकता है, तो एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफरेंट टाइम पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट के तौर पे बिहेव कर सकती है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, और क्लासीफाई नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, प्रोसेस की रिक्वायरमेंट और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, इस बेस पे हमने क्लासीफाई किया। और प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं, जैसे यूजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में परफॉर्मेंस और कैपेसिटी आ गई। और प्रोडक्ट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स में आपके इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड आप जो फॉलो करते हैं, डिलीवरी रिक्वायरमेंट, और जो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स कोई चीज़ें हैं, या इंटरऑपरेटेबिलिटी आपका सिस्टम ने दूसरे जिन सिस्टम के साथ लिंक करना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स में शामिल हो जाती है।